नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक नया टॉपिक। निश्चित तौर पर इस टॉपिक के बारे में पहले आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन आम तौर पर जो हमारी पूरी की पूरी धारणा है वो कहीं ना कहीं कुछ पूर्वाग्रहों पर ग्रसित होती है। तो यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो सारे कंफ्यूजन है उसे मैं दूर कर सकूं। तो रुपीज स्किड, ये आप लोगों ने कई बार सुना है, रुपया गिरता जा रहा है, लुढ़कता जा रहा है और लगातार 71 से बात करेंगे तो ये 80 के आसपास जा पहुंचा है। लेकिन यहाँ पर कारण क्या है, रुपया क्यों गिरा, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर रुपया गिर क्यों रहा है। कारण सीधा सा अगर हम लोग बात करेंगे तो पूरे देश में की बात करेंगे तो महंगाई चरम पर है। लेकिन वहीं पर अगर बात करते हैं पूरे विश्व में तो भी महंगाई चरम पर है। दोनों ही स्थितियां हैं, महंगाई चरम पर है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या इस महंगाई के साथ रिश्ता है हमारे रुपए के गिरने का। तो ये हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि महंगाई की वजह से रुपया हमारा गिरता जा रहा है। अब रुपया गिर रहा है तो इसके पीछे का लॉजिक थोड़ा सा आप ध्यान से समझिए। आमतौर पर जो देखा जा रहा है पूरे विश्व में वो यह है कि लगातार रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद पूरे विश्व में महंगाई फैल रही है, बढ़ रही है लगातार। कारण सीधा सा है, न सिर्फ खाद्य पदार्थ बल्कि पेट्रोलियम ऑयल के प्राइसेस लगातार हमारे यहाँ बढ़े हैं। कारण क्या है इसका? रूस सबसे बड़ा पेट्रोलियम प्रोडक्ट का सप्लायर में से एक है। दूसरे तरफ से रूस और यूक्रेन दोनों के दोनों राइस बॉल में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं, यानी कि गेहूं के उत्पादन में इन दोनों देशों का एक बड़ा योगदान है, खासकर दोनों देशों के एक्सपोर्ट में। वैसे तो भारत बहुत गेहूं उत्पादित करता है, लेकिन एक्सपोर्ट में अगर बात करेंगे तो भारतीय गेहूं का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। अब यहां पर समझिए कि चीजें हो किस प्रकार से रही हैं। महंगाई ने शुरुआत की है इस पूरे के पूरे खेल की, क्योंकि रूस और यूक्रेन में युद्ध आरंभ हो गया, नतीजा पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ने लगे। अब यहां पर याद रखिएगा, जो ओपेक देश हैं वो ताक में रहते हैं कि कैसे मौका मिले और वो प्राइस को इंक्रीज कर दे। ओपेक देशों का एक ही काम है कि विश्व में कहीं भी युद्ध हो तुरंत पेट्रोलियम प्राइसेस को इंक्रीज कर देना। उन्होंने वैसा ही किया। अब यहां पर जब पेट्रोलियम प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो निश्चित तौर पर विश्व में ट्रांसपोर्टेशन हर जगह महंगा हो जाएगा। भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा। और इस महंगे ट्रांसपोर्टेशन ने सभी वस्तुओं, चाहे वो खाद्य हो अखाद्य हो कुछ भी हो, सबके प्राइस में इंक्रीमेंट कर दिया है। समस्या यहाँ ये नहीं है कि सिर्फ प्राइस राइज हो रहा है, बल्कि यहाँ पर समस्या दूसरी भी है कि हमारी रुपया लगातार डिवैल्यूएट हो रहा है, लगातार डिप्रिसिएट करता जा रहा है। अगर सही से कहें तो ये होगा, क्योंकि डिवैल्यूएट तो सरकार करती है, डिप्रिसिएशन खुद ब खुद होता है। तो यहाँ पर डिप्रिसिएशन का सामना करना पड़ रहा है हमारे रुपए को। अब सवाल ये नहीं है कि रुपया अगर हमारा $1 = 1 रुपया हो जाए तो क्या होगा। आज सवाल ये है कि रुपया डिवैल्यूएट कर रहा है, डिप्रिसिएट कर रहा है, तो उसके पीछे का कारण क्या है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि आखिर चीजें किस प्रकार से एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं। मैंने जो स्लाइड आपके सामने रखा हुआ है उसमें बतला रहा है कि फेडरल हाइक्स इंटरेस्ट रेट बाय 0.75% बाय सेकंड कंस्टिट्यूटिव टाइम्स। तो यहां पर जैसे हमारे यहाँ आरबीआई होती है, वैसे अमेरिका में होता है फेडरल रिजर्व। और ये फेडरल रिजर्व लगातार आपका दूसरी बार अपनी ब्याज दरों को बढ़ा चुका है। कौन सी ब्याज दरें याद रखिएगा। जैसे हमारे देश में आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज करती है, जिससे शॉर्ट टर्म्स के लिए जितनी भी बोरोविंग्स होती है वो महंगी हो जाती है। उसी प्रकार से फेडरल रिजर्व, जो अमेरिका का रिजर्व बैंक है या अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, उसने भी ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। अब ब्याज दरें जब बढ़ा दी तो निश्चित तौर पर अब वहां के जो बैंक होंगे वो अब डिपॉजिट्स के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे पाएंगे। अब आप समझ रहे हैं चीजें किस प्रकार से टर्न कर रही हैं। वहां के रिजर्व बैंक यानी कि वहां के फेडरल रिजर्व ने ब्याज की दरें बढ़ा दी, ब्याज की दरें बढ़ा दी, नतीजा अब जो अमेरिकी बैंकों में पैसा रखेंगे उनको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। कारण सीधा सा है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सरकारें क्या करती हैं, सरकारें सप्लाई ऑफ मनी को कट करने की कोशिश करती हैं। तो सप्लाई ऑफ मनी कैसे कट होगा? जब लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा रखेंगे बैंकों में, तो बैंकों में ज्यादा से ज्यादा पैसा रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट ज्यादा करना पड़ेगा। जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाए तो निश्चित तौर पर भारतीय हो या अमेरिकी अपने बैंकों में पैसा रखना ज्यादा पसंद करेंगे। अब इसका रिजल्ट पूरे के पूरे वर्ल्ड के ऊपर पड़ता है, ये कैसे समझिए।
भारतीय शेयर बाजार में एक बड़ा पैसा अमेरिकी निवेशकों का लगा हुआ है, और ये अमेरिकी निवेशक जब ये देखते हैं कि उनके ही देश में ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और वो भी सिक्योर्ड, तो वो अब भारतीय बाजारों से पैसा निकालेंगे और भारतीय बाजारों से पैसा निकाल कर अमेरिकी बैंक्स में रखेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वो क्या है, इंटरेस्ट के ऊपर जीने वाले लोग हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं उनको हम ब्याज जीवी की संज्ञा दे सकते हैं, कि वह रुपए के ऊपर अर्न होने वाले ब्याज के ऊपर अपना जीवन यापन करते हैं या अपनी प्रॉफिट को सिक्योर्ड करते हैं। मान लीजिए आपके पास कहीं से 1 करोड़ रुपया आ गया, तो 1 करोड़ रुपया आ गया तो आप बिजनेस में इधर उधर लगा के रिस्क लेने की जगह पर आप क्या करें, उससे बेहतर है उसे उठाकर बैंकों में लगा दें, सिक्योर्ड जगह पर लगा दें और उसके इंटरेस्ट के ऊपर मजे से जीवन यापन करें। क्या फर्क पड़ता है कि आप उसमें नए बिजनेस आइडियाज ट्राई करें, नया कुछ करें, एक सिक्योर्ड लाइफ आपको मिल जाएगी। सवाल यहाँ पर वही है कि अमेरिका में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी पूंजी बनाई है। अब उस पूंजी को या शेयर बाजार में लगाते हैं या बैंकों में रखते हैं और उसके ऊपर आने वाले इंटरेस्ट रेट के ऊपर अपना जीवन यापन करते हैं। तो यहां पर भी याद रखिएगा यही चीज है कि अब चूंकि अमेरिकी बैंक ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, तो भारत के शेयर बाजार से अमेरिकी अपना पैसा यानी कि डॉलर निकालकर वापस अमेरिका लेकर जा रहे हैं। ये न सिर्फ अमेरिका में हो रहा है बल्कि आपका ब्रिटेन में हो रहा है। तो मैं एक और इंफॉर्मेशन दे दूं, अभी तक तो पाउंड के मुकाबले भारतीय रुपया नहीं फिसला था, लेकिन आने वाले समय में पाउंड के मुकाबले भी भारतीय रुपया फिसलेगा। कारण सीधा सा है कि अब अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भी अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो यहां पर आपको दूसरा स्क्रीनशॉट देखने को मिल रहा है जिसमें आपका जो ब्रिटेन के बैंक हैं उन लोगों ने भी अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है। तो इंटरेस्ट रेट जैसे ही बढ़ाएंगे वैसे ही यहां पर याद रखिएगा पूरा का पूरा सिनेरियो बदल जाएगा। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी ब्याज दरें बढ़ाने की घोषणा की है। ब्याज दरें बढ़ाने की घोषणा की है तो ब्रिटेन के जो पूंजीपति हैं जिन्होंने भारतीय कैपिटल मार्केट में निवेश कर रखा है, अब वो भी पैसा निकालेंगे और लगाएंगे कहाँ, अपने बैंकों में रखेंगे पैसा, क्योंकि अपने देश में पैसा रखना ज्यादा सेफ एंड सिक्योर्ड मानता है कोई भी व्यक्ति। नतीजा इससे क्या होगा कि इससे भारतीय बाजारों से पौंड भी निकलेगा। तो डॉलर तो निकल ही रहा था, अब पौंड भी निकलेगा। कारण क्या है, महंगाई को कंट्रोल करना। तो अमेरिका और ब्रिटेन के अलावा बाकी सारे देश यही कर रहे हैं। भारत में भी आरबीआई ने लगातार ब्याज दरें बढ़ा रही है और अभी भी न्यूज आई है कि दूसरी बार फिर से आरबीआई भी ब्याज दरें बढ़ाएगा। नतीजा यहां पर क्या होगा, भारतीय निवेशक भी अब विदेशों से पैसा खींच कर लाएंगे अगर इन्होंने निवेश किया है तो भारत भी एक बड़ी मात्रा में विदेशों में निवेश करता है या भारतीय निवेश करते हैं तो वो भी पैसा खींच कर ला सकते हैं अगर उन्हें बाहर से ज्यादा इंटरेस्ट रेट इंडिया में मिलेगा। लेकिन चूंकि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो निश्चित तौर पर वो भी पैसा वहीं रखना चाहेंगे क्योंकि उनकी इकोनॉमी का साइज बड़ा है। यहां पर याद रखिएगा ये वही थ्योरी काम करती है यहाँ पर कि जैसे एक कैंडल है और उसे आप तेज हवा के सामने ले जाएं तो उसे वो बुझा देगा, लेकिन वही अगर लकड़ियों के ढेर में आग लगा दी जाए तो वही आग को हवा बढ़ाने का काम करती है। यानी कि सबल को सब सहाय होते हैं, निर्बल को कोई भी सहाय या सहायक नहीं होगा। ध्यान रखिएगा इस पूरे के पूरे क्रम में अब जब डॉलर निकल रहा है भारतीय बाजारों से, भारतीय शेयर बाजार से, तो यहां पर होता क्या है, जब डॉलर लेकर आता है कोई भी विदेशी निवेशक तो वो क्या करता है, याद रखिएगा वो रुपए परचेज करता है और रुपए में वो इन्वेस्टमेंट करता है भारतीय शेयर बाजार में, क्योंकि वो डॉलर में शेयर बाजार में निवेश नहीं कर सकता। तो वो क्या करेगा, पहले रुपए परचेज करेगा फिर वो रुपए से परचेजिंग करेगा। लेकिन जब डॉलर ही बाजार से निकल गया तो यहां पर रुपए की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। अब आपको पता है इकोनॉमिक्स का बेसिक थ्योरी कि जिस चीज की मांग कम हो जाए, डिमांड कम हो जाए, उसकी प्राइस गिरती है। तो यही कारण है कि रुपए की कीमत गिर रही है। तो यहाँ पर आप जो आज परेशान हैं या जो हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट थैलियां भर भर कर गालियां दे रहे हैं सरकार को, तो इसमें सरकार का कुछ करनी नहीं होता है, कोई काम है ही नहीं इसमें सरकार का कि वो गिरते हुए रुपए को रोकने का बहुत ज्यादा कुछ कर सके कोशिश, सिवाय इसके कि आप अपने एक्सपोर्ट को इतना बढ़ा दें कि आप वर्ल्ड में नंबर 1 बन जाएं एक्सपोर्ट के मामले में, तभी जाकर आपका रुपया कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो पाएगा। खैर भारत सरकार ने एक अप्रत्याशित कदम उठाया है। अप्रत्याशित कदम यह है कि अब जो भी भारत के साथ व्यापार करते हैं उनको भी भारतीय रुपए में व्यापार करना पड़ेगा, उनको अब अपने करेंसी से रुपए खरीदने पड़ेंगे। ये देर से उठाया गया बहुत बड़ा कदम है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में
रुपए की कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि भारत अब अपने एक्सपोर्ट के दम पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और हम लोग एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार हमारा, अगर बात करेंगे, फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। कारण सीधा सा है कि जो चीजें हम 100 रुपया में लेकर आते थे, अब उसके लिए 110-120 रुपए देने पड़ रहे हैं। नतीजा ज्यादा खर्च हो रहा है, चीजें तो उतनी ही आ रही हैं या उससे भी कम आ रही हैं पहले से, लेकिन बिल हमारा बढ़ता जा रहा है, इंपोर्ट का बिल। नतीजा, यहाँ पर करंट अकाउंट डिफिसिट हमारा लगातार घटता बढ़ता जा रहा है। तो करंट अकाउंट डिफिसिट जैसे जैसे बढ़ेगा, कैड जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारा इकोनॉमी में एक प्रकार से कह लीजिए समस्याएं आने लगेगी। खैर अभी उस स्थिति पे नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इस चीज को समझ रहे हैं कि आखिर रुपया क्यों गिरा। तो रुपया क्यों गिरा सीधा सा है, इसका मूल कारण है अमेरिकी बाजारों में बढ़ते ब्याज दरें या इंग्लैंड की बाजार में बढ़ती हुई ब्याज दर। तो इन दोनों वजहों से भारतीय जो निवेश है, भारत में जो निवेश किया हुआ है, उन लोगों ने वो रिटर्न बैक हो रहा है उनके देश की ओर। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, याद रखिएगा। भारत जो कर सकता था वो मैक्सिमम ये कि जितना हो सके वह अपने देश में महंगाई को नियंत्रित रखने में अपना काम करे। तो महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए एक उपाय यह है कि लोगों की थोड़ी सी जो परचेजिंग पावर है उसे कम की जाए। तो भारत में लोगों की परचेजिंग पावर को कम करने का भी काम किया जा रहा है, लेकिन ये सही तरीका नहीं होगा आज के समय में, क्योंकि परचेजिंग पावर कम करने के लिए आपने जीएसटी लगा दी या बाकी सारी चीजें, टैक्स के रेट बढ़ा दिए, इससे रिजल्ट तुरंत नहीं आता है। दूसरा चीज आता भी है तो नेगेटिव भी जा सकता है, यानी कि इससे रिसेशन का खतरा हो सकता है। तो आने वाले समय में हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सस्ता ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा, चाहे जिस तरह से भी हम करें सस्ता ट्रांसपोर्टेशन होगा। अब हो सकता है आने वाले समय में चूंकि प्राइसेस पेट्रोल के बढ़ रहे हैं तो रेलवे प्रॉफिट में चली जाए, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो पूरा का पूरा रोड से आपका ट्रांसफर होने लगेगा रेलवे की ओर। तो आने वाले सवाल में देखेंगे आप, रेलवे ने जबरदस्त प्रॉफिट कमाया, तो यहाँ पर हम लोगों को ये भी समझना होगा। तो इस प्रकार से रुपया हमारा डिप्रिसिएट कर रहा है। अब याद रखिएगा, ये जो रुपया डिप्रिसिएट कर रहा है, इसी के बीच बीच में अगर हम देखेंगे थोड़ा सा रुपया बढ़ेगा फिर घटेगा, तो लगातार ये क्रम चलता रहेगा। क्योंकि इसका जो मूल है, जो बेसिक है, वो भारत में छुपा हुआ नहीं है, ये पूरे विश्व में है। अमेरिका पिछले 40 सालों में सबसे बड़ी मुद्रास्फीति का सामना कर रहा है, भारत में भी मुद्रास्फीति है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड है, याद रखेंगे। और आने वाले जैसे जैसे यूक्रेन और रूस का युद्ध खिंचता जाएगा, पूरे के पूरे विश्व में महंगाई छाएगी, और महंगाई आने वाले रिसेशन को न्योता दे रही है, याद रखेंगे। कारण सीधा सा है, लोगों के पास जब पैसे नहीं होंगे, परचेजिंग पावर नहीं होगा, तो निश्चित तौर पर गुड्स की खरीदारी नहीं हो पाएगी। तो गुड्स की खरीदारी नहीं हो पाएगी, नतीजा उनका प्रोडक्शन कम होगा, और उनका प्रोडक्शन कम होगा तो बेरोजगारी फैलेगी। तो इस प्रकार से रिसेशन के चपेट में हम लोग जा सकते हैं। तो ज्यादा बेहतर तरीका होगा महंगाई थोड़ी बर्दाश्त की जाए, और महंगा है तो चलने दे, महंगाई का रोना। अगर महंगाई को कंट्रोल करने जाएंगे तो देश में रिसेशन आएगा, और वो काफी ज्यादा खतरनाक होगा महंगाई से। महंगाई में तो आप जिंदा भी रह पा रहे हैं, लेकिन अगर रिसेशन आ गया तो आपका जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए महंगाई है आज, आप मान के चलिए महंगाई हमारी वजह से नहीं, ये ज्यादा से ज्यादा आपका यूक्रेन और रूस की वजह से है। और इसी में अगर चाइना और ताइवान का संकट भी घर आता है तो निश्चित तौर पर एक महंगाई की दूसरी खेप के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि वो आने वाले समय में और परेशान करने वाली है। और कोई भी वर्ल्ड वार चलता है तो 3-4 साल 5 साल तो वो खिंच ही जाता है, और अगर ऐसा स्थिति होता है तो निश्चित तौर पर 4-5 साल हमारे लिए बड़े बुरे बीतने वाले हैं, अगर अमेरिका ने ताइवान और चीन में आग लगा दी है तो। क्योंकि अमेरिका का काम यही है कि वह पूरे वर्ल्ड में इसी प्रकार से उकसा उकसा कर यूक्रेन और रूस को भिड़ा दिया गया, और अब ताइवान और चीन को भिड़ाने की कोशिश हो रही है, और अमेरिका चुपचाप किनारे बैठ जाएगा। सेकेंड वर्ल्ड वार में भी उसने यही किया था, अब ये इस समय भी वही कर रहा है कि दो देश लड़ेंगे और वो बड़े आराम से किनारे बैठा रहेगा, और अंत में हीरो की तरह उस पूरे के पूरे वर्ल्ड वार में एंट्री करेगा, और पूरे का पूरा वर्ल्ड वार वो जीत लेगा। तो ये वर्ल्ड वार हो ना हो, लेकिन ट्रेड वार तो चल ही रही है। तो भारत की सरकार को बहुत जरूरी है कि वह क्या करे, सबसे पहले मुद्रास्फीति को एक इस तरह से नियंत्रित करे जिसमें ब्याज दरें न बढ़ानी पड़ी ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ब्याज दर बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारी इकोनॉमी मार खाती है। कुछ समय के लिए, साल भर के आसपास के लिए जरूर बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस पॉलिसी को मनमोहन सिंह की तरह 10 साल 8 साल नहीं चलानी है हमें, क्योंकि अगर 10 साल 8 साल चलाएंगे तो बहुत समस्या आ जाएगी, फिर देश रिसेशन में चला जाएगा।
तो 1 साल के लिए ठीक है, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने तक चलाएं। 10 महीने के बाद इस ऊंची ब्याज दर की पॉलिसी को जितनी जल्द छोड़ेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि रुपया क्यों गिरा और आने वाली समस्याएं क्या होंगी भारतीय अर्थतंत्र में। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।